इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 3 टोपी शुक्ला भाग 3। इसमें हम जानते हैं जब उसकी दादी की मरने की खबर आ गई उसके बाद के जो वार्तालाप यहाँ पर हो रहे हैं उसके बाद में चलिए शुरुआत करते हैं आगे। तो तेरी दादी की जगह हमारी दादी मर गई होती तो ठीक होता। ये टोपी ने इरफान से उनको सांत्वना देते हुए ये बोला। इरफान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने इस बात का जवाब आता ही नहीं था, मतलब उस समय इस बात का जवाब था ही नहीं। दोनों दोस्त चुपचाप रोने लगे। सर दोस्ती ही किस बात का जिसमें एक दूसरे का दर्द महसूस में ना हो सके। टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को 10 अक्टूबर सन 1945 को कसम खाई कि अब वह किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसका बाप ऐसी नौकरी करता हो जिसमें बदली हो जाती हो, मतलब जहां पर ट्रांसफर हो जाता हो ऐसे लड़के से कभी भी वो दोस्ती नहीं करेगा। 10 अक्टूबर सन 1945 का यूं तो कोई महत्व नहीं था, परंतु टोपी के आत्म इम्तिहान में इस तारीख का महत्व था। क्यों था? क्योंकि इस तारीख को इरफान के पिता बदली पर, मतलब उनका तबादला हो गया था, इसलिए मुरादाबाद चले गए थे। तो हिंदुस्तान के मुरादाबाद चले गए थे। इरफान की दादी के मरने के थोड़े ही दिनों बाद यह तबादला हुआ था। दादी मरी और इधर तबादला हो गया, इसलिए टोपी और अकेले हो गया था, क्योंकि दूसरे कलेक्टर जो थे ठाकुर हरिनाम सिंह के 3 लड़कों में से कोई उसका दोस्त न बन सका था। क्यों? डब्लू बहुत छोटा था, बिल्लू बहुत बड़ा था, गुड्डू था तो बराबर का, लेकिन केवल अंग्रेजी बोलता था वो। और यह बात भी थी कि उन तीनों को इसका एहसास था, मतलब ये मानते थे कि वे कलेक्टर के बेटे हैं, मतलब वो डीएम के बेटे हैं। उनके अंदर ये अभिमान भी था। किसी ने टोपी को मुंह नहीं लगाया, मतलब किसी ने टोपी से बात नहीं किया। माली और चपरासी टोपी को पहचानते थे, इसलिए वह बंगले में चला जाता था। बिल्लू गुड्डू और डब्लू उस समय क्रिकेट खेल रहे थे। डब्लू ने हिट किया, डब्लू ने मारा, गेंद सीधे टोपी के मुंह पर आई। उसने घबरा कर हाथ उठाया और गेंद उसके हाथों में आ गई। और गेंद आते ही हुज दैट, मतलब वो बच्चा बोला, कौन खेल रहा है? डब्लू बोला हुज दैट। हेड माली एम्पायर था, वहां पे एम्पायरिंग कर रहा था। उसने उंगली उठा दी। वह बेचारा अकेले यह समझ सका कि जब हुज दैट का शोर हो तो उसे उंगली उठा देनी चाहिए। मतलब वो टोपी समझा कि केवल उंगली उठा देना चाहिए जब हुज दैट का सुनने को मिले तब। हु आर यू? डब्लू ने सवाल किया। डब्लू ने टोपी से पूछा हु आर यू? तो टोपी ने जवाब दिया बलभद्र नारायण। टोपी ने यह जवाब दे दिया कि बलभद्र नारायण मेरा नाम है। हु इज योर फादर? तो तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? तुम्हारे पिताजी कौन है? यह सवाल गुड्डू ने किया। कौन? गुड्डू ने टोपी को यह सवाल पूछा, हु इज योर फादर? तुम्हारे पिताजी कौन है? तो आगे देखते हैं। ये देखो यहाँ पर क्रिकेट मैच हो रहा है और चोट किसको जाकर टोपी को यहाँ मुंह पर लगा, टोपी उसको पकड़ लिया। हेड माली उधर है, बड़ा वाला यहाँ पर है, छोटा वाला यहाँ पर है, एक डब्लू यहाँ पर मार रहा है गेंद। अब देखो भृगु नारायण बिल्लू ने एम्पायर को आवाज दी। बिल्लू ने एम्पायर को आवाज दी। ये भृगु नारायण कौन है? मतलब ये भृगु नारायण कौन है? एनी फॉर ओवर चपरासी, मतलब एनी फॉर ओवर चपरासी, कुछ इसके बारे में बताओ यार। नहीं साहब, एम्पायर ने कहा। नहीं साहब, शहर के मशहूर दफ्तर, मतलब डॉक्टर के बेटा है ये। यू मीन, मतलब तुम बोलना चाहते हो डॉक्टर का बेटा है? डब्लू ने सवाल किया। यस सर। हेड माली को इतनी अंग्रेजी आ जाती थी, बट ही लुक सो कलमजी, मतलब ये कैसा दिख रहा है? बल्लू बोला। टोपी अकड़ गया। टोपी अकड़ कर बोला,
तनी जबनिया संभाल के बोलो, तनी जबनिया संभाल के बोलो तो एक लपन मारे तो नीचे छिटा जीव तुरंते, नीचे लगियो, नीचे लगियो, सॉरी यहाँ पर बोला जा रहा है एक लपर में नीचे लगियो मतलब छिटा जीव तुरंते, एक ताबर तो मारम जबान संभाल के बोला ना तो तुरंते जमीन पर गिर जीव। इसका मतलब होता है कि एक चाटा देंगे ना तो तुरंते जमीन पर गिर जाओगे, जबान संभाल के बात करो। ओ यू मतलब वो बच्चा बोला ओ यू तुम मारोगे मुझे। बल्लू ने हाथ चला दिया, बल्लू ने तुरंत हाथ चला दिया, टोपी लुढ़क गया और फिर वह गालियां बकता हुआ उठा और परंतु हेड माली बीच में आ गया और डब्लू ने अपने एल्पिसन को सुस्कारा, एल्पिसन को सुस्कार दिया। एल्पिसन क्या होता है, सॉरी अल्सेप्सियन, अल्सेप्सियन को सुस्कार दिया, बैठ यहाँ से, ऐसे कुछ होता था। परंतु हेड माली के बीच में आ गया और जब झगड़ा हुआ तो हेड माली बीच में आ गया। डब्लू ने अपने एल्फेसियन को, एल्फेसियन उसके कुत्ते का नाम था, कुत्ते का प्रजाति था, तो उसको सुस्कार दिया मतलब उसको जोर से सीटी मारकर, अजीब सा छुट्टी मारकर उसको बोला कि काटो इसको। पेट में 7 सुइयां भूखी तो मतलब 7 सुई उसको पेट में नाभि में दिया जाता था ना उस समय कुत्ते का सुई। टोपी के होश ठिकाने आ गए और फिर उसने कलेक्टर साहब के बंगले का रुख नहीं किया था। परंतु प्रश्न यह खड़ा हो गया कि फिर आखिर वह करे तो क्या करे। घर में ले देकर बूढ़ी नौकरानी सीता थी जो उसका दुख दर्द समझती थी, तो वह उसी के पल्लू में चला गया और सीता की छाया में जाने के बाद उसकी आत्मा भी छोटी हो गई थी, क्योंकि छोटे सोच वालों के साथ रहोगे तो तुम्हारी छोट भी छोटी ही हो जाएगी, ये मानना है। देखो 4 गधों के बीच में रहोगे तो छठा गधा तुम, 5वां गधा तुम हो जाओगे। 4 बेवकूफों के बीच में रहते हो तो छठा बेवकूफ तुम, 4 पढ़ने वालों के बीच में रहते हो तो 5वां पढ़ने वाला तुम, अगर 4 अमीरों के बीच में रहते हो तो 5वां अमीर तुम बनोगे, ये मानना है। अगर मानो तो ठीक, नहीं मानो तो बर्बाद हो जाओ, कौन पूछता है। जाकर चाय बेचो, कोई दिक्कत नहीं है, चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, दैट लाइक्स मोदी जी। आदरणीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपको पता ही है। सीता को घर के सभी छोटे बड़े डांट दिया करते थे, टोपी को भी घर के सभी छोटे बड़े डांट दिया करते थे, इसलिए दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, मतलब दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए, लगाव रखने लगे। टेक मत किया करो, टेक मत किया करो बाबू, मतलब ऐसे मत किया करो। एक रात जब मुन्नी बाबू और भैरव का दाज करने पर वह बहुत पीटा, तो दाज मतलब यहाँ पर क्या हुआ, मूल शब्द दांज मतलब बराबरी। वह अपने बड़े उनसे जो थे मुन्नू और भैरव की बराबरी करना चाहा तो उसको बहुत पीटा गया। सीता ने उसे अपनी कोठरी में ले जाकर समझाना शुरू कर दिया। बात यह हुई कि जाड़ों के दिन थे, ठंडा का दिन था, दिसंबर जनवरी फरवरी का दिन होगा। मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आया था, भैरव के लिए भी नया कोट बनी थी। टोपी को मुन्नी बाबू का कोट मिला, टोपी को मुन्नी बाबू का कोट मिला क्योंकि मुन्नी बाबू बड़ा थे उस समय। कोट बिल्कुल नया था, मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया था, फिर भी बना तो था ही, फिर भी कोट बना तो उन्हीं के लिए था। तो उतरन मतलब उतार कर टोपी ने वह कोट उसी वक्त दूसरी नौकरानी जो थी, मतलब वो तो जो कोट था जो टोपी के हाथ में था, वो कोट उतार कर दूसरी नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया और वो कपड़ा केतकी के बेटे को दे दिया। वो खुश हो गया, देकर खुश हो गया। कौन देकर खुश हो गया? देने वाला भी खुश और जो लिया था वह भी खुश। नौकरानी के बच्चे को दे दी जाने वाली चीज वापस तो ली नहीं जाती, मतलब एक बार दे दिया गया तो उसको वापस तो ले नहीं लिया जाता है। इसलिए तय हुआ कि टोपी जरा खाए। यहाँ पर देखो, टोपी जरा खाए, क्या खाए? टोपी जरा में ठंडा खाए, ठंडा लगे उसको कोई दिक्कत नहीं है। हम जरा आरा न जाएंगे, यहाँ पर है मैं जाड़ा ओढ़ा न जाएंगे, भात खाएंगे। टोपी ने कहा, मैं जाड़ा ओढ़ा छोड़ो, हम तो भात खाएंगे। तुम जूते खाओगे, सुभद्रा देवी ने बोला, मतलब उसकी दादी ने बोला। आपको इहो ना मालूम कि जूता खाया नहीं जाता, पहना जाता है।
दादी से बदतमीजी करते करते हो। मुन्नी बाबू ने बिगड़ कर कहा कि दादी से बदतमीजी करते हो टोपी तुम। तो कहा हम इनकी पूजा करें। तो फिर टोपी बोला तो कहा हम इनका पूजा करें। फिर क्या था, दादी ने आसमान सिर पर उठा लिया। राम दुलारी ने उसे पीटना शुरू कर दिया। दादी भड़क गई और राम दुलारी मतलब मेरी माँ ने मुझे पीटना शुरू कर दिया। टोपी को पीटना खूब जोर से चालू किया। खूब पिटाई हुआ, खूब पिटाई हुआ। तू 10वीं में पहुंच गईल बा, तू 10वीं में पहुंच गईल बारे। तो सीता के कहा तेहू दादी से टकराव के तन चाहिए। अब देखो यहाँ पे तू 10वां पहुंच गल बारे, एकरा मतलब क्या तू दादी से तू मैंने करेगा। जिस तरह सीता ने कहा तुम्हें तुम्हें दादी से टड़काव के ना चाहता रे, मतलब तू ही दादी से, सीता जो नौकरानी थी तू ही दादी से लड़ाना नहीं ना चाहती थी। किनो वो तोहरा दादी बारिन। छोड़ो यार, कौनो बारी तोड़ दादी नु बारिन, तनी इज्जत कर लिया कर। मतलब उसकी माँ ने बोला थोड़ा इज्जत कर लिया करो। सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि वो 10वें में पहुंच गया है। क्या 10वें में पहुंच गया है, परंतु यह बात इतनी आसान नहीं थी कि 10वें में पहुंचने के लिए उसे बड़े पापड़ बेलने पड़े थे, बहुत मेहनत करना पड़ा था। 2 साल तो वह फेल ही हुआ, 2 साल लगातार फेल हुआ। 9वें में तो वह सन 49 में पहुंचा था। कितना में? सन 1949, 49 में पहुंच गया था। परंतु 10वीं में जाने के लिए उसको सन 1952 लग गए। 1952 52 हो चुका, 52 तक पहुंच गया। जब वो पहली बार फेल हुआ तो मुन्नी बाबू इंटरमीडिएट में फर्स्ट आए थे और भैरव छठे में फर्स्ट आया था। वो फेल हो गया और मुन्नी यहाँ पर फर्स्ट आए और यहाँ पर जो भैरव थे वो भी छठे में फर्स्ट आया। सारे घर ने उसे जबान की नोक पर रख लिया था। वह बहुत रोया, बहुत रोया। बात यह नहीं थी कि वह गाउदी था। गाउदी मतलब क्या होता है? भोंदू था। ये सवाल भी नहीं था कि वह भोंदू था, पढ़ाई में तेज था, वह काफी तेज था, परंतु उसे कोई पढ़ने नहीं दे रहा था, पढ़ने ही नहीं देता था। वो जब पढ़ने बैठता मुन्नी बाबू को कोई काम निकल आता, राम दुलारी को कोई ऐसी चीज मंगवानी पड़ती जो नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती थी। इसलिए यह सब कुछ औरतों को मालूम है ना क्या मंगाया जाता है जो बाकी नौकरों से नहीं मंगवाया जा सकता। कोई घर के ही सदस्य लाते थे। आजकल जो पीरियड में पैड्स यूज किया जाता है वही। ये सब कुछ ना होता तो पता चलता कि भैरव ने उसकी कॉपियों के हवाई जहाज उड़ा डालते। अब कुछ नहीं होता तो भैरव ने किसके कॉपी के पन्ने फाड़ फाड़ कर उसका हवाई जहाज बनाकर उड़ा देता था। दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया, इसलिए फेल। तीसरे साल वह 3rd डिवीजन में पास हो गया। ठीक है, चलो 3 साल में पास तो हुआ। यह 3rd डिवीजन कलंक के टीके की तरह उसके माथे पर चिपक गया। परंतु हमें उनकी मुश्किलों को भी ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन यह नहीं ध्यान में रखा जाता है। आज भी आप समझ लो कि आप अपने घर में रहो। चलो वो छोड़ो, मैं उधर की बात नहीं बताता हूँ, आप ही की बात बताता हूँ। तो आप क्या करते हो? आप क्लास जाते हो, ठीक है, स्कूल जाओगे अगर फोन लेकर जाते हो तो। चलो छोड़ो, फोन लेकर नहीं गए, स्कूल गए। अरे स्कूल से आते हुए शर्मा जी से मिल लियो। स्कूल से आते हुए उनका घर होकर आना, ये चीज है। स्कूल से जाते हुए घर पे दे देना, फिर आना। अब बच्चा खेलने जा रहा है, जरा ये सब काम कर दो, ये है कर दो, हाउ कर दो। फिर अब देखो फोन लेकर चले गए कभी। अब फोन लेकर चले गए, बाबू दूध लेते आना, चाय लेते आना, बिस्किट लेते आना, सब्जी लेते आना, मक्खन लेते आना, हाई लेते आना, हाउ लेते आना। अरे इसके घर शादी है, जरा चलो यहाँ पर चलना है। उसके घर फलाना चिलाना ढिलाना क्या क्या है, चलो चल के आते हैं। मतलब पढ़ने के लिए बच्चा को टाइम नहीं दिया जाता। आज की सच्चाई है ये। पढ़ने के लिए बच्चा को समय नहीं दिया जाता है और बोला जाता है हमने तुमको क्या नहीं दिया, स्कूल दिया, पैसा दिया, परिवार दिया, खाना पीना दिया, कपड़ा दिया, फिर भी तू फेल हो गया। अरे भैया तुमने उसको पढ़ने ही कब दिया था कि वो पास हो के? खाली स्कूल जा रहा है, आ रहा है, इसका मतलब थोड़ी कि वो पढ़ रहा है। घर पे पढ़ाई ही सबसे ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन ये सब कौन बताए परिवार वालों को। मेरे भी घर में थे
मैंने बोला कि आप लोगों को, हम लोगों को चेक करना चाहिए कि स्कूल गया तो क्या पढ़ कर आया है, क्या पढ़ना है, अगले दिन क्या पढ़ाई होने वाला है, तुम पढ़ के जाओ ना। लेकिन ये बताने वाला कोई नहीं था। पापा जो थे तो वो थोड़ा अपने में बिजी हो जाते थे, इसलिए बता नहीं पाते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे मैं भी समझ गया और अपना काम खुद से कर कर फिर भी पढ़ाई करना चालू कर दिया। मैं 10वीं में पास हुआ, 12वीं में पास हुआ। अब ग्रेजुएशन वगैरह का मैं एग्जामिनेशन ही नहीं देना चाहता हूँ। क्यों? मुझे नॉलेज, मुझे ज्ञान चाहिए, फालतू की डिग्रियां नहीं चाहिए। अब देखो आगे, सन 49 में वह अपने साथियों के साथ था, अपने दोस्तों के साथ था, वह फेल हो गया। क्योंकि देखो यार, दोस्ती जब हद से ज्यादा हो जाती है ना, तो जब वो वहां से टकराव होता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है। साथी आगे निकल गए, साथी आगे चले गए थे, वह रह गया था। सन 50 में उसे उसी दर्जे में उन लड़कों के साथ बैठना पड़ता था जो पिछले साल 8वें में थे, और उन्हीं के साथ बैठकर पढ़ना पड़ता था। पीछे वालों के साथ एक ही दर्जे में बैठना कोई आसान काम नहीं था। उसके दोस्त 10वें में थे, वह इन्हीं में मिलता। और देखो, 10वें में थे और वह इन्हीं में मिलता और इन्हीं के साथ खेलता। 10वें में जो थे उन्हीं के साथ खेलता मिलता रहता था। अपने साथ हो जाने वालों में से किसी के साथ उसकी दोस्ती ना हो सकी थी। और 8वीं क्लास में था तो उस समय किसी से दोस्ती नहीं होती थी ना। ये 8वीं की बात चल रही है अभी शायद, हाँ क्लास 8 की बात हो रही है। वह जब भी क्लास में बैठता उसे अपना बैठना अजीब लगता था। उस पर तिसम, तिसम का मतलब सितम, उस पर सितम का मतलब यहाँ पर देखो अत्याचार। उस पर इतने अत्याचार किए जाते थे मास्टरों और कमजोर छात्रों के वजह तरफ से। यह हुआ कि कमजोर लड़कों को मास्टर जी समझाते तो उसकी मिसाल देते कि वाह क्या बात है, बहुत अच्छा। क्या मतलब है? शाम अवतार, क्या बात है यार, तुम तो बहुत अच्छे। या मोहम्मद अली, या मोहम्मद अली, बलभद्र की तरह किसी दर्जे में टिके रहना चाहे हो क्या? मतलब बलभद्र के जैसे तुम इसी कक्षा में टिके रहना चाहते हो? तो नहीं, उसका एग्जाम्पल भी दिया जाता था। यह सुनकर सारा दर्जा मतलब पूरा क्लास हंस पड़ता था। उसमें मतलब हंसने वाले वे होते थे जो पिछले साल 8वें में थे, अब उनके साथ यहाँ पर 9वें में आ गए थे, वही हंस रहे थे उनके साथ बैठकर। वह किसी न किसी तरह साल को झेल गया, परंतु जब सन 51 में भी उससे 9वें दर्जे में ही बैठना पड़ता था। जब 51 आया तो उसमें भी 9वें दर्जे के साथ बैठना पड़ता था। वह बिल्कुल गीली मिट्टी का लौंदा हो गया था, मतलब बहुत ज्यादा गीली मिट्टी का पिंडा। मतलब किस तरह गीली मिट्टी का होता है, जिधर छुओ उधर घुस जाएगा उंगली, वैसा ही हो गया था हालत उसका। क्योंकि अब तो 10वें में भी कोई उसका दोस्त नहीं रह गया था। 8वें वाले 10वें में थे, 7वें वाले उसके साथ थे। उनके बीच में वह अच्छा खासा बुढ़ा दिखाई दे रहा था। 8वें में था लेकिन बुढ़ा दिखाई दे रहा था। क्यों? क्योंकि सब पास हुए, वो अटका हुआ था। वह अपने भरे पूरे घर की तरह अपने स्कूल में भी अकेला हो गया था। घर भी पूरा भरा रहता था, फिर भी अकेला, और अपने स्कूल में भी अकेला रहा करता था। मास्टरों ने उसका नोटिस लेना बंद कर दिया, मास्टर उस पर ध्यान देना बंद कर दिए। और कोई सवाल किया जाता और जवाब देने के लिए वह भी हाथ उठाता तो कोई भी मास्टर उससे जवाब न पूछता। क्यों पूछे भैया? और जब जवाब देने के लिए हाथ उठाता तो कोई पूछता ही नहीं। परंतु जब उसका हाथ उठता ही रहा तो लगातार हाथ जब उठाता तो एक दिन अंग्रेजी साहित्य के मास्टर, अंग्रेजी ग्रामर के मास्टर साहब ने कहा, 3 बरस से यही किताब पढ़ रहे हो तो तुम्हें तो सारे जवाब जबानी याद हो गए होंगे, तो तुमसे क्या पूछना। इन लड़कों को अगले साल हाई स्कूल का इम्तिहान देना है, इससे पर साल पूछ लो। अगर तुमसे मतलब पिछले अगले साल पूछ लूंगा, पर साल पूछ लूंगा, मतलब अगले साल तुमसे पूछते हैं, अभी रहने दो। टोपी इतना शर्मा गया कि उनके काले रंग पर लाली दौड़ गई। टोपी थोड़ा सांवला था,
इतना शर्माया कि उसके शरीर में एकदम खून एकदम गर्म हो गया था। और जब तमाम बच्चे खिलखार कर हंस रहे थे, पूरा जोर से हंस पड़े थे, तो वह बिल्कुल मर गया। मतलब उसकी करुणा इतनी दुखित, मतलब उसका दिल इतना टूट गया, इतना वो भावित हो गया कि उसको एकदम ऐसा खून खौला कि अब तो पास करके दिखाऊंगा। जब वह पहली बार 9वीं में आया था तो वह भी उन्हीं बच्चों की तरह बिल्कुल बच्चा था, एकदम बिल्कुल बच्चा था। फिर उसी दिन अब्दुल वहीद ने रिसेज में वह तीर मारा। अब वह भी छोटा सा पिन मारने के लिए तीर मारा। टोपी बिल्कुल बिलबिला उठा और ऐसा तीर मारा, ऐसा ताना मारा कि वो बिलबिला उठा टोपी। वहीद क्लास का सबसे तेज बच्चा था, सबसे तेज लड़का था, मॉनिटर भी था। और सबसे बड़ी बात यह है कि वह लाल तेल वाले डॉक्टर शरीफुद्दीन का बेटा था। लाल तेल वाले डॉक्टर शरीफुद्दीन का वो बेटा था। बड़ी बात थी। उस वहीद जो डॉक्टर शरीफुद्दीन का बेटा था, उसने कहा, बलभद्र अबे तो हम लोगन में काय को घुसता है तुम, हम लोग में क्यों आ रहे हो? 8 वालों से दोस्ती कर, 8 वाले से दोस्ती कर, हम लोग तो निकल जाएंगे। बाकी तुम्हें तो उन्हीं के साथ उन्हीं के साथ रहे को हुए। मतलब तुम तो 8 वालों से दोस्ती कर लो, तुमको तो 8 वाले के साथ ही रहना है। यह बात टोपी के दिल के आर पार हो गई, इतना बुरा लगा और उसने कसम खाई कि टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप, टाइफाइड हो चाहे टाइफाइड का बाप, उसे पास होने से कोई नहीं रोक सकता। परंतु बीच में चुनाव आ गया। डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले जो थे, डॉक्टर भृगु नारायण मतलब किसका बाप? बलभद्र का बाप, मतलब टोपी का बाप। तो वो एक तरह से वहां पर खड़े हुए थे। अब जिस घर में कोई चुनाव के लिए खड़ा हो, डॉक्टर साहब खड़े थे, चुनाव के लिए खड़ा हो गया हो, उसमें कोई पढ़ लिख कैसे सकता है? वह तो जब डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो गई तब घर में जरा सन्नाटा हुआ। जमानत जब्त हो गई, घर में सन्नाटा हो गया। टोपी ने देखा कि इम्तिहान सिर पर खड़ा है। वह पढ़ाई में जुट गया, परंतु ऐसे वातावरण में क्या कोई पढ़ सकता था? जितना हल्ला गुल्ला में कोई क्या पढ़ सकता था? इसलिए उसका पास ही हो जाना बहुत था। वाह, दादी बोली, भगवान नजरे बद मतलब बुरी नजर, भगवान बुरी नजर से तुम्हें बचाए। रफ्तार अच्छी है, तीसरे दर्जे में पास तो हो गए। मतलब तुम्हारी रफ्तार अच्छी है, चलो तीसरे साल ही सही, तीसरे साल ही सही, तुम 3rd क्लास से पास तो हो गए, 3rd डिवीजन से पास तो हो गए, चलो कोई बात नहीं, ऐसा चलेगा। और वहां से ये पास हो गए बलभद्र नारायण। उसके बाद से ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। प्रश्न और उत्तर है, चलो मैं बता देता हूँ। 1 नंबर, इरफान टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा किस तरह था? समझ सकते हो। 2 नंबर भी आसान है, 3 नंबर भी वैसा ही है। 4 नंबर, अम्मी शब्द पर टोपी के घर वालों की क्या प्रतिक्रिया थी, ये जानो। 3 नंबर फिर से बताता हूँ, इरफान की दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा पूरी क्यों नहीं कर पाई थी? जवाब आप लिख सकते हो आप। 5 नंबर, 10 अक्टूबर सन 1945 का दिन टोपी के जीवन में क्या महत्वपूर्ण था? क्या महत्व था? क्योंकि उस दिन इरफान के पिता का ट्रांसफर हो गया था, तो वो इलाका छोड़कर चला गया था। 6 नंबर, टोपी ने इरफान से दादी बदलने की बात क्यों कही थी? क्योंकि मेरी दादी खराब थी, उसकी दादी अच्छी थी, इसलिए बदल लो। 7 नंबर, पूरे घर में इरफान को अपनी दादी से ही विशेष स्नेह क्यों था? क्योंकि उससे भी छोटा था, बाकी सबसे पढ़ती नहीं थी, दादी से पढ़ती थी, हजारों कहानी सुनने को मिलते थे। और दादी की भाषा भी भोजपुरी सुनने के मिलत रहे, वो से घुसर साथे रहत रहे दादी के अपना आजी के। 8 नंबर, इरफान की दादी के देहांत के बाद टोपी को उसका घर खाली खाली सा क्यों लगा? मतलब इरफान का घर टोपी को खाली खाली सा क्यों लगा? क्योंकि एक दादी तो थी जिसके सहारे हो जाता था। 9 नंबर, टोपी और इरफान की दादी अलग अलग मजहब और जाति के थे, पर एक अनजान अटूट रिश्ते से बंधे थे। इस कथन के आलोक में अपने विचार लिखिए को कौन से बंधन से वो बंधे हुए थे। 10 नंबर, टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया था, बताइए क्यों फेल हुआ था?
क नंबर, जमीन होने के बावजूद भी कक्षा में 2 बार फेल, जहीन मतलब दिमाग होने के बाद भी कक्षा में 2 बार फेल होने के क्या कारण थे? ठीक भी था, स्वस्थ भी था। ख नंबर, एक ही कक्षा में दो बार बैठने से टोपी को किन भावात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ता था? समझो कि आप एक क्लास में फेल हो गए हो और उसी में अगले साल भी बैठना पड़े तो कैसा लगेगा, वही लिख दो। टोपी की भावात्मक परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक बदलाव सुझाइए। और यही सुझाव रखा गया कि बच्चा फेल भी हो जाए लेकिन उसको आगे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि जब बच्चा फेल हो जाता है उसको नहीं बढ़ाया जाता है तो बहुत सारे बच्चे आत्महत्या करने लगे थे। इसीलिए आप मत कर देना, नहीं तो मारेंगे चटाक अगर घुस कर लैपटॉप में, चाहे फोन में घुस कर मारेंगे आप लोगों को। फालतू की बातें दिमाग में सोचना भी नहीं। माँ बाप बहुत मेहनत से बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करता है, और छोटी तकिया नुसी बात आत्महत्या सोच मत लेना कभी भी, नहीं तो जहां भेटोगे ना बेटा वहां पर कूटेंगे तुमको हम। इसलिए फालतू की बात कभी दिमाग में नहीं आनी चाहिए। 11 नंबर, इरफान की दादी के मायके का घर कस्टोडियन में क्यों चला गया था? क्योंकि उनके घर पर अब कोई नहीं था, इसलिए कस्टोडियन, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान उस समय अलग हो गए थे, इसी वजह से कस्टोडियन में चला गया था। ठीक है, यहाँ पर अपना ये पाठ, अपना ये संचयन खत्म होता है। आप स्पर्श पढ़ सकते हैं, क्षतिज पढ़ सकते हैं, संचयन पढ़ सकते हैं, यहाँ पर भारत और समकालीन भारत नौवे का पढ़ सकते हैं, आर्थिक विकास की समझ पढ़ सकते हैं। अनेकों बुक हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो, हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट का कि आपको यह कहानी और आपका मेरा ये चैनल कैसा लगता है। आप इस पर फीडबैक जरूर देना। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आप भी हमारे साथ बने रहेंगे।